हेलो, नमस्कार, आदाब। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। जीत और हार की निशानियां होती हैं जंग के दौरान। अब से पहले अमेरिका और इजराइल में बहुत लोग ये कह चुके हैं कि ईरान के सामने ये दोनों हार चुके हैं। लेकिन एक नई बात सामने आई है, बिल्कुल नई बात। ट्रंप ने नेतन्याहू को ऐसी, जिसे कहते हैं हिंदुस्तानी जबान में झाड़ पिलाई है, फटकारा है कि शायद कोई ईरानी लीडर भी नेतन्याहू के बारे में उतनी गाली गलौज ना कर पाए। इससे बिल्कुल साफ इशारे हैं कि ट्रंप किस स्टेट ऑफ माइंड, जहनी हालत से गुजर रहे हैं। उस पर हम आज बात करेंगे। इसके अलावा जंग में और क्या क्या कुछ हो रहा है वो भी हम बात करेंगे। मेरे साथ खास मेहमान हैं फिरोज मीठी बोरवाला साहब। मैं बहुत ज्यादा लंबी तमहीद ना बांध करके मैं फिरोज मीठी बोरवाला साहब से सीधे सवाल कर रहा हूं। आखिर ट्रंप, जो एक सुपर पावर का प्रेसिडेंट अपने आप को समझता रहा है, जो पूरी दुनिया पर ऐसे हुक्म चलाता है जैसे हर मुल्क में उसी की हुकूमत है, आखिर ईरान का कितना बड़ा दबाव है कि अब इजराइल के प्राइम मिनिस्टर को वो कुछ सुना रहा है जो शायद कोई आम शरीफ आदमी किसी के सामने बोल भी ना पाए। क्या कुछ है फिरोज मीठी बोरवाला साहब? जी बहुत इंटरेस्टिंग हुआ है आज सुबह से। एक्चुअली कल से खबर चल रही है। जब से नेतन्याहू ने धमकी दी कि हम लोग दाइये कर लेंगे। अभी बैरूट में दाइया एक इलाका है जहाँ हिजबुल्लाह के लोग ज्यादा करके रहते, पूरा शियाबादी है। वो कॉल में जा चुका हूँ। बड़े अटैक्स 2006 में भी यहाँ हुए थे। तो उनका था कि जो हम लोगों ने दाइया और गाजा में किया, पूरा बेरूट में भी करेंगे। तो उसके बाद ईरान ने तुरंत एक्शन लिया। ईरान ने मैसेज पहुंचा दिया ट्रंप को कि ये बातचीत भूल जाओ। और उन्होंने ये भी दूसरे मैसेज भी भेजे इजराइल को कि पूरा नॉर्दर्न इजराइल खाली कर दो, क्योंकि अगर आपने बेरूट पे हमला किया तो नॉर्दर्न इजराइल पे हम लोग हमला करेंगे। तो ये क्लियर कट एस्केलेशन था। और उसके बाद ट्रंप ने जो गाली गलौज की है नेतन्याहू के साथ, उसने सीधा, और मैं कोट कर रहा हूँ, और ये एक्सियोस करके एक इंपॉर्टेंट आउटलेट है जो प्रो इजराइल आउटलेट ही है, उसी ने ये रिपोर्टिंग की है। तो ट्रम्प सेट टू मतलब ये बोलता है ट्रम्प नेतन्याहू को, यू क्रेजी, मतलब वो गाली, एफ वर्ड यूज किया है। और उसने कहा कि आई एम सेविंग योर, मतलब मैं तुमको बचा रहा हूँ, ओके, क्योंकि तुमको सब लोग नफरत करते हैं। एवरीबडी हेट्स यू एंड एवरीबडी हेट्स इजराइल। ये हाल तुमने इजराइल का कर दिया है, ओके। और बचाने की क्या बात है कि अगर अमेरिका का रोल नहीं होता तो आज नेतन्याहू क्रिमिनल करके जेल में होता। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का जो अरेस्ट वारंट है वो अमेरिका के अलावा और कहीं जा तो सकता नहीं, ठीक है। तो मतलब ये क्लियर कट बात आ गई कि पूरी दुनिया आज नेतन्याहू से नफरत करती है और पूरी दुनिया इजराइल से नफरत करती है। ये बहुत क्लियर कट बात हो गई। और ट्रंप ने जिस अंदाज से बात की है नेतन्याहू में, मतलब दोनों में कोई मान सम्मान, रिस्पेक्ट नहीं है। वो खाली एक दूसरे को ब्लैकमेल कर रहे हैं। दोनों का एक दबाव एक दूसरे पे, कोई दोस्ती नहीं है, कुछ नहीं है। ये क्लियर कट एकदम बहुत ही बुरी तरीके से एक रिश्ता ये दोनों सो कॉल्ड लीडर्स में है। और इजराइल के कारण अमेरिका एक सुपर पावर से एक पावर तक आ गया है। ये हाल हो गया उसके। और दूसरा, जो लोग बोलते हैं कि ईरान को अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे कॉम्प्रोमाइज कर लेना चाहिए, उनको समझना होगा कि आज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान के हाथ में, तो आज लेबनान सेफ है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आज ईरान के हाथ में है तो पूरी दुनिया सेफ है। क्योंकि जब जब भी कोई भी दादागिरी अमेरिका करेगा, ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर देगा, ओके। और इंटरनेशनल मैरीटाइम लॉज बोलते हैं कि अगर आपका जो वाटरवे है 12 किलोमीटर, 12 नॉटिकल माइल्स वाला, तो जो नैरोएस्ट पॉइंट है 21 नॉटिकल माइल्स, तो ओमान और ईरान दोनों का अधिकार बनता है इस पर कंट्रोल करने के लिए। और क्लियर कट एंड एक्सेस सिक्योरिटी सवाल है कि अमेरिका के नेवीज वगैरह तो भी आने का कोई सवाल ही नहीं होता। तो ईरान ने तुरंत दो दबाव किए। एक तो हॉर्मुज को मैं बंद कर रहा हूं, बातचीत में खत्म कर रहा हूं। और तीसरा कि अगर लेबनान पे हमला हुआ, बेरूट पे, तो मैं नॉर्दर्न इजराइल को भी खत्म कर दूंगा। ये तीनों जो धमकी दी ईरान ने, उसके कारण ये लोग पीछे हटे। ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, अब इसका मतलब यह हुआ मीठी बोरवाला साहब के ईरान के दबाव में ट्रंप को वो जबान इस्तेमाल करनी पड़ी। हालांकि ट्रंप तो उस जबान का आदी है,
लेकिन हम लोग सुनने के लिए आदी नहीं है, जबान पे हम नहीं ला सकते वो अल्फाज जो उसने ट्रंप के लिए और नेतन्याहू के लिए और इजराइल के लिए इस्तेमाल किए हैं। अच्छा, अब यहां तक बात आ चुकी, एक तरह से ईरान की जीत, ईरान के दबाव में ट्रंप ने ये सब किया। अब ईरान के दबाव में ट्रंप और क्या क्या कर सकते हैं, अब ये बड़ा सवाल है। क्या क्या सरेंडर करेंगे, क्या क्या छोड़ करके भागेंगे। नंबर एक, आज ही एक बड़ी खबर आई है, बीबीसी ने सैटेलाइट इमेजेस के जरिए बताया है कि तकरीबन 20 बेसिस हैं जो तबाह किए हैं, और उसमें कुछ सैटेलाइट कंपनियां हैं जिन पर पाबंदी लगाई है, रिक्वेस्ट किया अमेरिका ने, इजराइल ने, कि वो सैटेलाइट इमेजेस जारी ना करें। जितनी इमेजेस आई हैं उसकी बुनियाद पर तो ऐसा लगता है कि इस पूरे इलाके से ट्रंप का, अमेरिका का तंबू, टेंट उखड़ चुका है। अब आगे क्या क्या सरेंडर करना पड़ेगा ट्रंप को, तो ईरान मानेगा, नहीं तो वो तैयारी बहुत मजबूती नजर आ रही है। देखिए, ईरान की बात क्लियर है। ईरान का प्रिंसिपल पोजीशन है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज मेरे ताबे में रहेगा। ओमान से बातचीत हो गई है, ओमान ने अग्री कर दिया है। ट्रंप ने ओमान को हमला धमकी दी, आई विल ब्लो यू अप, ठीक है। मगर ओमान इकोनॉमिक और मेरा तो मानना है कि मिलिट्री कोऑपरेशन भी अभी और करना ही होगा, क्योंकि अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को भी देखना है तो दोनों को मिलिट्री कोऑपरेशन भी करना होगा। और ओमान कोई छोटा मोटा कंट्री नहीं है, सऊदी के बाद सबसे ज्यादा लैंडमास उसके पास है, ओके, रिसोर्स रिच कंट्री है। तो इंटरेस्टिंग हो रहा है कि ओमान जैसा मुल्क खुलकर ईरान के साथ मिलिट्री और इकोनॉमिक टर्म्स पे साथ में आ रहा है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि। और एक मैं तो मानता हूं कि एक्सेल ऑफ रेजिस्टेंस में और एक कंट्री अभी खुलकर आ चुका है। ओमान का एक पॉजिटिव रोल ये था, मगर अभी उसका रोल तो खुलकर आ रहा है, क्योंकि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की जो आमदनी जो होगी और है, वो ओमान को भी इसका बहुत बड़ा फायदा होगा। वो शेयरिंग की बात है, और ईरान ने ईमानदारी से ओमान के साथ वो शेयरिंग की बात की है। तो एक तो ये बात है। दूसरी जो बात है कि ट्रंप के बाद एक्चुअली को रास्ता नहीं, मामला पूरा अटका पड़ा है। वो ईरान के साथ आगे बढ़ नहीं पा रहा है क्योंकि वहां नेतन्याहू का ब्लैकमेल वाला दबाव है। नेतन्याहू के साथ आगे नहीं बढ़ पा रहा है क्योंकि ईरान का भी दबाव है, देशों का भी दबाव है, ठीक है। क्योंकि वो जब जब भी वो आता है कि एक बड़ी वॉर करो तो अरब देश बोलता है कुछ मत करो भाई, हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। तो मामला एकदम अटका पड़ा है, ओके। और मेरा मानना है कि जो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर का जो फेज है कि क्या नेतन्याहू हारेगा। नेतन्याहू अगर हारता है तो एक नई सरकार अगर आती है तो फिर कुछ चीजें पॉलिटिकली आगे बढ़ पाएगी, ओके। नेफ्तली बेनेट के साथ जो और 2-3 लीडर्स है, ये कोई भी मॉडरेट कोई भी नहीं है, सबके सब एक राइट विंग, एक्सट्रीम राइट विंग है। मगर अभी जो परिस्थिति बन चुकी है इजराइल और वो जो एक हेटेड कंट्री है, अनपॉपुलर कंट्री है, अमेरिका में भी डेमोक्रेट्स में भी लगभग 13% ही बचे हैं जो इजराइल के साथ है। 87% अभी उसके विरोध में हो गया, रिपब्लिकन पार्टी में वो हाल होता जा रहा है, ओके। तो पॉइंट इसके, सितंबर में नेतन्याहू मेरा तो मानना है हारेगा, इसलिए वॉर बरकरार रखिए कि वॉर होगी तो वो कुछ हासिल कर पाएगा इलेक्शन के दौरान। जिसका मतलब है कि जुलाई अगस्त में हम लोग ज्यादा सिचुएशन को देख पाएंगे, चाहे वो गाजा की बात हो, लेबनान की बात हो। नेतन्याहू कुछ और भी कांड करेगा, इट कुड बी टेरर अटैक इन अमेरिका ऑल्सो, और बहुत कुछ हो सकता है। उसके साथ एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आया है एक जेफ गोल्डबर्ग का। उसने बोला कि नुकसान कर दिया है ये नेतन्याहू ने, जो एक लिबरल जायनिस्ट जो है जे स्ट्रीट वाला, ओके। उसका तो बोलना है कि जो डील भी साइन होगी ट्रंप और इसकी ईरान न्यूक्लियर डील, वो ओबामा की इर्द गिर्द जो 2015 में हुई थी वही होगी। और अगर वो साइन हो जाती तो आज ईरान के पास 11 टन यूरेनियम ना होता। वो ट्रंप की ही फेलियर है कि उसने वो कैंसिल कर दिया, आज ईरान के पास पहले से ज्यादा यूरेनियम आ गया, ओके। क्योंकि वो जो अग्रीमेंट थी तो 2031 तक तो इतना कुछ वो प्रोडक्शन नहीं कर पाता। तो द पॉइंट इज के एक स्टेलमेट जैसी सिचुएशन है जिसमें ईरान अपनी तैयारी कर रहा है, इजराइल और अमेरिका भी अपनी तैयारी कर रहे हैं। वॉर में भी चीजें जा सकती है डिपेंडिंग ऑन दी इजराइल लॉबी और वो कितना प्रेशर बना पाएंगे। तो ये अभी सिचुएशन है, कुछ भी हो सकता है, और ईरान दोनों सिनारियो के लिए तैयार है। ये भी हम लोग को देखना होगा कि ईरान खुद एक इकोनॉमिक क्राइसिस में है, 47 ईयर्स ऑफ सैंक्शन, मगर वो अपने दोस्त को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। दूसरा कोई देश होता भाई मैं मेरा देख लो, तुम लोग अपना देख लो। तो ईरान ना फिलिस्तीन को छोड़ने के लिए तैयार है, ना हिजबुल्लाह को छोड़ने के लिए तैयार है,
अंसारुल्लाह को वो ये पूरा ओमान भी जुड़ चुका है। मैं बोल ही रहा था कि 2015 के बाद चीन, रूस, ईरान पहले से बहुत ही ताकतवर हो गया है, मगर ये कठिन परिस्थिति में भी हिजबुल्ला, हमास, फिलिस्तीन, ये सबको लेकर चल रहा है। बहुत बहुत बड़ी बात। ये बहुत ही अहम बात है। आपने कहा कि ओमान भी एक तरह से एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस में ज्वाइन कर लिया है, ईरान के साथ आकर के खड़ा हुआ है। हालांकि ट्रंप ने 2 दिन पहले धमकी दी थी कि हम ओमान को भी उड़ा देंगे, उस पर भी बमबारी कर देंगे। अच्छा, एक चीज मैं महसूस करता रहा हूं कि ये जो जंग रही, जो यमन और सऊदी और यूएई जो यमन पर हमले करते रहे और इनका रेजिस्टेंस जारी रहा, एक जर्नलिस्ट, एक ऑब्जर्वर के तौर पर, किसी ने सरकारी तौर पर यह बात नहीं कही है, लेकिन मैं महसूस करता रहा, वो ये कि ओमान ही तन्हा रास्ता है ईरान के लिए जो यमन को मदद पहुंचा सकता है। तमाम जो पाबंदियां लगाई हुई थी सऊदी अरब ने, इजराइल ने, अमेरिका ने, उस सबको, मेरा अपना अभी तक ये ऑब्जर्वेशन है, एनालिसिस है कि जरूर ओमान ने उस वक्त भी यमन की और ईरान की मदद की है, ईरान से जरूरत की चीजें या हथियार पहुंचाने का इंतजाम किया हो। ये ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, मेरी ऑब्जर्वेशन है। अच्छा, मैं अब थोड़ा सा और आगे बढ़ना चाहता हूं। अभी कल ही सईद नकवी साहब ने मीडिया स्टार वर्ल्ड से बात करते हुए कहा, हारा हुआ इजराइल कुछ भी कर सकता है, हारा हुआ इजराइल कुछ भी कर सकता है, चाहे वो न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल करे या जिस तरह से फिरोज साहब कह रहे हैं कि अमेरिका में बड़ा बड़ा आतंकी हमला हो सकता है 9/11 किस्म का, या ये कि खुद ट्रंप पर हमला हो जाए, ट्रंप को मार दिया जाए, कत्ल कर दिया जाए। मैं किसी कत्ल के हक में नहीं हूं, लेकिन एक अंदाजा है, अटकल है, इजराइल वहां तक भी जा सकता है। और अब जिस हद तक ट्रंप ने वो अल्फाज इस्तेमाल कर लिए, इसके बाद शायद नेतन्याहू का गुस्सा बढ़ेगा। अच्छा, अब ये यहां तक हालात आ गए। अब ये जो अरब मुल्क हैं, खास तौर पर यूएई, जो बिल्कुल इजराइल का बगल बच्चा बना हुआ है, इजराइल नंबर 2 बना हुआ है, हॉर्मुज पर कंट्रोल है ईरान का, और अमेरिका भी इस कंट्रोल को खत्म नहीं कर सकता। और ये बात भी बिल्कुल सही है कि वहां से ईरान इजाजत देगा तो नॉन मिलिट्री किस्म की चीजों की इजाजत देगा इन बाकी मुल्कों को भी। तो आने वाले वक्त में जियोपॉलिटिक्स क्या होगी इस पूरे इलाके की, क्या क्या वहां पर ये हुकूमतें गिर जाएंगी, पब्लिक उठेगी, उनकी हुकूमत आएगी, या यही कुछ मॉडिफाई कर लेंगे अपने आप को, जैसे ओमान ने कर लिया, अगर मैं इस तरह से समझूं तो। जी, ओमान का तो बहुत बड़ा कदम है। वी शुड रियली अपलॉड ओमान, और मतलब खुलकर आना ओमान का ये बहुत बड़ी बात। दूसरी बात है कि यूएई तो खत्म हो चुका है, फाइनेंशियल सेंटर करके वो खत्म हो चुका है। और जब एक फाइनेंशियल सेंटर करके आप ऑपरेट करना है तो आपको एक न्यूट्रल टेरिटरी जैसे हांगकांग, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, उस किस्म से आपको काम करना था। आप तो एक मशीनरी कंट्री, मशीनरी स्टेट उभर कर आए, चाहे वो सूडान हो, यमन हो, फिलिस्तीन हो, सोमालिया हो, सब जगह ये दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। मेरा मानना है कि अरब देश और भी झुकेंगे ईरान की तरफ। ओमान ने एक बड़ा सिग्नल दे दिया है, और ओमान का अपना जो एक टीम है जो बातचीत में बहुत ही माहिर है। इराक और ओमान बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर्स है बाकी के अरब देशों को साथ में लाने में। आई थिंक जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा, अरब मुल्क और भी ईरान के साथ आएंगे। पाकिस्तान का अपना रोल है, तुर्की का अपना रोल है, तो बहुत कुछ इस दिशा में बातें आगे बढ़ेगी, क्योंकि अमेरिका एज अ प्रोटेक्टर इज फेल्ड, वो तो खत्म हो गया। क्योंकि वो जो बीबीसी की रिपोर्ट है कि आठ देशों में 20 से 23 अमेरिकन अड्डों पे ईरान ने जो हमले किए, अभी तो सब रिपोर्ट अभी बाहर आ रही है। सीएनए ने भी एक सैटेलाइट रिपोर्ट निकाली थी कि किस हद तक का नुकसान हुआ है। मैं एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट की तरफ में आना चाहूंगा। जी जी बिल्कुल। जो 2 दिन पहले जो खबर आई थी कि जो बियोफोर्ट कासिल है लेबनान में, उस पे इजराइल का झंडा दिखा। मैं भी थोड़ा मायूस हो गया था, क्योंकि मैं 2-3 बार वो कासिल पे जा चुका हूँ। और हम लोगों ने जब गाजा का कारवां निकाला था, और पहला और दूसरा, खास करके ग्लोबल मार्च टू जेरूसलम, तो हमारा पूरा कारवां बियोफोर्ट कासिल में ही उतरा था। हम लोग वही, हमारा आखिरी प्रोग्राम हुआ था।
तो वो देख के थोड़े मायूस हो गया था कि भाई ये क्या हो गया, मगर कोई मायूसी की जरूरत नहीं है। हिजबुल्लाह का, क्योंकि वो झंडा भी निकल चुका है इजराइल का। हम्म, ओके। और वो जो बियोफोर्ट कासल है वहां से आपको फिलिस्तीन दिखता है। हम्म, ठीक है। हम्म, तो खाली 4 किलोमीटर का ये रास्ता है इजराइल या ऑक्यूपाइड पैलेस्टाइन से बियोफोर्ट कासल पहुंचना। खाली हम्म, 4 मिनट 4 किलोमीटर का रास्ता है। तो हम्म, क्योंकि नेथन्याहू जगह जगह पे लेबनान में बुरी तरीके से वो लोग पिट रहे हैं, तो उनको थोड़ा अपना मॉरल बढ़ाने के लिए वो लोगों ने ये छोटा मोटा गेम खेला। आए, झंडा लगाया, फोटो निकाले, भाग गए, इतना ही हुआ है। ओके। क्योंकि वो इलाके में टिकना इतना मुश्किल है हिजबुल्लाह के सामने है। ओके। क्योंकि वहां के छोटे छोटे जो पहाड़ है, वहां की जो रेविन्स है, वैलीज है, वो सबको ये लोग लैंड वॉर में तो कुछ हिजबुल्लाह के सामने नहीं है। हम्म, इसलिए इसराइल की स्ट्रेटेजी क्या है, गाजा स्टाइल स्ट्रेटेजी, के पूरे बॉम्बिंग करके टाउन्स को खत्म करो, स्कूल कॉलेज अस्पताल सबको खत्म करो, और फिर कब्जा करते रहो। ओके। और हिजबुल्लाह के फाइटर्स क्या है कि वो लोग जहां जहां भी ये लोग आते हैं उनको मारते हैं, वहां से भाग जाते हैं, तो उनको स्लोली स्लोली इजरायली आर्मी को थका थका कर खत्म करते जा रहे हैं। 200 से ज्यादा टैंक भी उड़ा दिए उन्होंने। और ये जो उन्होंने लास्ट टाइम भी एफपीवी ड्रोन्स की बात की थी, वो ड्रोन्स इतने नए टेक्नोलॉजी है कि दुनिया में किसी के पास नहीं है ये ड्रोन्स की टेक्नोलॉजी, जो आज हिजबुल्लाह ने खुद बना दी है, जो टैंक्स और बुलडोजर्स को भी उड़ा डालते हैं। ओके। तो ये सिचुएशन में हिजबुल्लाह ताकतवर है, वो अपना लड़ रहा है, ईरान का फुल बैकिंग है। तो ये वाली पोजीशन है। हम्म, उसके साथ ये भी पॉइंट है कि अ, ये भी क्लियरली बोलना, आज भी इसको रिटरेट करना कि ना गाजा में वो हमास को हरा पाए। जब जो बंधक थे उनको छोड़ा तो निगोशिएशन छोड़ा, वो लोग कभी डायरेक्टली निकाल नहीं पाए। और जो हिजबुल्लाह को भी वो लोग मतलब 1982 से 2000 18 साल हिजबुल्लाह लड़ा, उनको निकाला। सन 2000 में वो लोग आए, तब भी हिजबुल्लाह ने निकाला, और 2006 में। तो वो 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 है पूरा इतिहास हिजबुल्लाह हम्म, हमास के रिलेशंस के साथ। और इस बार तो जो ईरान ने धमकी दी थी लेबनान को लेकर, सिर्फ हॉर्मुज की बात नहीं, उन्होंने बाबल मंदब का भी बंद करने की बात की थी। इसलिए ट्रम्प डर गया, हम्म, क्योंकि अगर ये क्योंकि तुरंत ब्रेंट क्रूड ऑयल जो है वो 4% ऊपर बढ़ गया था एक ही धमकी में। हम्म, और अगर ट्रम्प ने इंटरव्यू नहीं किया तो ये पता नहीं कितना बढ़ता। और ट्रम्प इसलिए इतना अनपॉपुलर है आज अमेरिका में, क्योंकि इन्फ्लेशन से लेकर जगह आज वो, और वॉर, खास करके वॉर के कारण बहुत ही अनपॉपुलर है। ओके। नाउ दूसरा जो हम लोग को बात करनी होगी वो है जो जोरान ममदानी ने बड़ा काम कर दिया इजराइल मार्च में ना जाके। हम्म, जो इजराइल डे मार्च है, जिसकी किसी की औकात नहीं किसी लीडर की कि वो जाके वहां अपनी जी हजूरी ना करे, वो जोरान ममदानी ने करके बता दिया। तो हम्म, जोरान ममदानी जिस कारण से जीता था, उसने इजराइल को विरोध किया, जेनोसाइड का विरोध किया, फिलिस्तीन के साथ खड़ा रहा, उसने अफोर्डेबिलिटी की बात की, बहुत सारे जो उसके प्रोमिस है उसने तुरंत आके, वो एक दिन नहीं जा, वो जमीन पे दिखता नहीं आदमी। हम्म, ओके। और इतने बड़े अटैक हुए, जोरान ममदानी के ऑफिस के बाहर आ गए, एंटी सेमिटिक बोलते रहे, ये वो वगैरह। मगर बहुत सारे जूस बोले जोरान ममदानी इसलिए नहीं चुनकर आया क्योंकि वो इजराइल डे परेड में आपके साथ आए। ओके। हम्म, और कोई जेनोसाइडल स्टेट के साथ वो खड़ा है। मतलब आप सोचो कि ये इजराइल डे परेड में बेन गवीर भी आया था, जो आज वॉर क्राइम्स में खुद इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में उसका भी नाम, स्मोट्रिच का भी नाम नेतन्याहू के साथ आ चुका है। तो जोरान ममदानी इतना बड़ा मिसाल बन चुका है पूरे अमेरिका और दुनिया में कि ये मूर्ख लोग इस पे जितना अटैक करेंगे वो इतना ही पॉपुलर होते जाएगा। तो जोरान ने क्या कहा कि देखो, मैं प्रोटेक्शन पूरा दूंगा, आई विल बी प्रोटेक्टिंग एवरी न्यूयॉर्क सिटीजन। तो वहां की जो ट्रिश करके जो है पुलिस कमिश्नर, वो यहूदी है, जायनिस्ट भी है, वो गई थी। और भी जो एरिक एडम्स पहले के मेयर वेयर सब गए थे, चक शूमर भी गए थे। मार्च हो गया, शांति से हुआ, कुछ नहीं हुआ। और जोरा ने अपनी जो कर्तव्य है एक मेयर की, उसने वो निभा दिया। मगर वो जाने का सवाल नहीं होता, और उसने बता दिया कि इजराइल लॉबी को आप चैलेंज करके, वो भी मैं न्यूयॉर्क में कर रहा हूं, तो हम लोग मतलब कोई झुकने की जरूरत नहीं है, आराम से इनको हरा सकते हैं। इसलिए लोग डरते हैं। देखो, न्यूयॉर्क में जूइश लॉबी के सामने ये घुटने टेकने के लिए तैयार नहीं है, तो ये जगह पे तो फिर तो बहुत बड़े प्रॉब्लम होने वाले। इसलिए अभी एपैक क्या कर रहा है कि डायरेक्ट फंडिंग नहीं कर रहा है, क्योंकि एपैक इतना बदनाम हो चुका है इजरायली फंडिंग। तो इनडायरेक्ट तरीके से भी फंड पहुंचाने की कोशिश करे, कि एपैक एक टॉक्सिक नाम हो चुका है कि अगर तुम्हारा नाम जुड़ गया उसके साथ तो तुम हारने की ज्यादा गुंजाइश है। तो ये परिस्थिति है। जोरान का नहीं जाना, ये बहुत बड़ा काम उसने कर लिया है। और अच्छा मेरा मानना है कि 2000, हाँ जी जी, बोलिए बोलिए। जोरान ममदानी वाले वाक़े पर मुझे एक चीज याद आ गई।
टकर कार्लसन जो फॉक्स न्यूज के बड़े एंकर रह चुके हैं, आजकल बहुत बड़े व्लॉगर हैं, यूट्यूब पर हर जगह नजर आते हैं, उन्होंने भी, और इजराइल के हारेट्स अखबार के एडिटर, इन दोनों ने एक बात कही है कॉमन 1-2 महीने के अंदर अंदर, वो ये कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का आखिरी प्रो इजराइल प्रेसिडेंट होगा, इसके बाद ऐसा नहीं होगा जो इजराइल के सपोर्ट करने वाला प्रेसिडेंट बन सके। अब तो ट्रंप ने खुद कह दिया एवरीबडी हेट्स इजराइल, एवरीबडी हेट्स नेतन्याहू। मुझे लगता है कि अपोजिशन के लोग अगर उसी के प्ले कार्ड बना करके ट्रंप के ही कोटेशंस लेकर के खड़े हो जाएं जगह जगह, तो मुझे लगता है वैसे ही इजराइल का मामला वहां से खत्म हो जाएगा। अब आने वाले वक्त में क्या क्या और होगा? अभी भी खतरा है, क्योंकि आप दोनों पार्टीज के लीडिंग कैंडिडेट्स को देख लीजिए। जेडी वैंस और मार्को रूबियो भी प्रो इजराइल लॉबी से आते हैं, ठीक है। डेमोक्रेट्स में जो 3 बड़े नाम चल रहे हैं, वो कमला हैरिस का नाम वो तीसरे पोजीशन में, गैविन न्यूसम दूसरे पोजीशन में, पीट बुटिजेज जो है वो नंबर 1 पोजीशन में है। ये तीनों ही प्रो इजराइल लॉबी वाले लोग हैं, ठीक है। मगर अभी एओसी का नाम आगे बढ़ चुका है, अलेक्जेंड्रिया ओकेसियो-कोर्टेज जो एंटी इजराइल पोजीशन ले रही है, ओके। तो वो एक बात हो रही है। रो खन्ना एक नेशनल रोड पे कर रहा है, रो खन्ना भी अभी आगे बढ़ेगा। टकर कार्लसन अभी तीसरे पोजीशन में आ चुका है, उसने अभी तक अनाउंस नहीं किया है, मगर जेडी वैंस और मार्को रूबियो के बाद अभी टकर कार्लसन एज प्रेसिडेंट का भी नाम चालू हो चुका है। तो जो घोड़े हैं, जो एंटी इजराइल है, जो कैंडिडेट्स है, अभी वो आगे बढ़ना शुरू हो गया। इसलिए बहुत क्रूशियल है, मिड टर्म्स का खतरा बना पड़ा है, क्योंकि इजराइल लॉबी अभी भी कोशिश करी कि जो रिपब्लिकन्स में जो जेडी वैंस मार्को रूबियो है, उनमें से कोई ना कोई बन जाए। मार्को रूबियो तो एकदम टोटल प्रो इजराइल लाइन है, जेडी वैंस भी वैसा ही है। तो वो कैसे आगे बढ़े। और दूसरी जगह पे यहाँ कमला हैरिस, गैविन न्यूसम और पीट बुटिजेज, ये सबके सब जो है वो प्रो इजराइल लाइन वाले हैं। मगर अभी अलेक्जेंड्रिया ओकेसियो-कोर्टेज आगे बढ़ रही है। रो खन्ना ने अभी तक अनाउंस नहीं किया, मगर जिस दिन अनाउंस करेगा वो आगे बढ़ेगा। और यहाँ टकर कार्लसन अनाउंस नहीं किया, मगर ऑलरेडी वो तीसरे पोजीशन पे आ चुका है। तो एंटी इजराइल जो लोग हैं वो भी आगे बढ़ रहे हैं। अलेक्जेंड्रिया ओकेसियो-कोर्टेज ने क्लियर कट नो वेपन्स टू इजराइल वगैरह के अनाउंसमेंट्स भी कर लिए। टकर कार्लसन तो बहुत खुलकर बातें कर रहे हैं। टकर कार्लसन ये भी बोल रहा है कि क्रिश्चियन और मुस्लिम्स को लड़ाने का पूरा प्लान ये लोग ने बना लिया है, इसलिए एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट वो लोग पूरे अमेरिका में फैला रहे, पूरी दुनिया में फैला रहे, और ये जरूरी है कि क्रिश्चियन की बात समझे। तो टकर कार्लसन का जो रोल है वो तो बहुत ही कमाल का है, एक हिस्टोरिक रोल ये आदमी प्ले कर रहा है इस दौरान। बिल्कुल। और दूसरी बात है कि जो चेंग उइगुर है और पाइकर, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट यूट्यूबर्स है, और चेंग उइगुर और एना कास्पेरियन बड़े नाम है आज अमेरिका में, दोनों लेफ्टिस्ट है, और दोनों को यूके ने बैन कर दिया है। एंटी इजराइल लाइन लेने के लिए यूके ने बैन किया। अब सोचो क्या चल रहा है। ओके, ये सब पॉपुलर होते जाएंगे। डैन ब्लिजरिन करके जो बहुत बड़े फिगर है, उन्होंने भी मतलब वो खुलकर सामने आ रहे हैं ये पूरे इशू को लेकर। मतलब बहुत सारे पॉपुलर फिगर्स आज अमेरिका में, मतलब इतना गुस्सा है उनको ये जूइश लॉबी के खिलाफ कि बहुत मुश्किल होते जा रहा है, और वो लोग सोशल मीडिया को कंटेन कर नहीं पा रहे। तो ये आज पूरी परिस्थिति है, मगर अभी भी खतरा है। मगर जो मिड टर्म इलेक्शन आएंगे, जिसमें आज 8 to 9% से ऑलरेडी डेमोक्रेटिक पार्टी आगे है। ओके, मगर चीटिंग क्या करेगा ट्रम्प? वॉर बड़ी कर देगा उसी दौरान। अगर बड़ी वॉर हो गई तो बोलेगा कि अभी इलेक्शन नहीं हो सकते, या नेतन्याहू ट्रम्प को मार ही डालेगा, क्योंकि 4 हमले तो हो गए। मतलब अभी पब्लिक बोल रही है, अरे तो हमले तो हमारे प्रेसिडेंट भी हो ही रहे, ये जो मागा लॉट है। ओके, तो एक आदत सी डाली जा रही है ट्रम्प के हमले हो। तो ये ट्रम्प असैसिनेट, अमेरिका में 9/11 टाइप हमला, एक 1995 का नेतन्याहू का वीडियो है, 1995, ओके, जहां नेतन्याहू बोल रहा है कि अगर इस्लामिक मिलिटेंसी को काउंटर नहीं किया तो ये लोग वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को आगे उड़ा देंगे। ये आदमी है जी। ये 1995, तो ये पूरा प्लान है। यानी 2001 में हमला कराया गया जान करके, और 1995 में पहले ही कह दिया, ताकि मुसलमानों पर इल्जाम लगाना आसान हो जाए, जिसके नतीजे में अफगानिस्तान, इराक
और कितनी जंगें हुई हैं, कितनी तबाही की है। शुरुआत जड़ में यहूदियों इजराइलियों के जरिए, जायनिस्ट के जरिए ये क्या कराया गया, और सेमोर हर्ष जैसे जर्नलिस्ट अब नजर नहीं आते जिन्होंने इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज की थी 9/11 के बाद। तो अच्छा, अब और आगे आने वाले वक्त में क्या? जी, और खतरनाक खबर है, खतरनाक हाँ, खबर है, क्योंकि ये जो $3.8 बिलियन जो साल का अमेरिका देता है इसराइल को, जो हमको पता है, और वो भी ओबामा के टाइम पे डील जो हुई थी JCPOA, तो नेतन्याहू को ठंडा करने के लिए उनको जो डॉलर्स मिलते थे हर साल, वो 10 साल का $38 बिलियन का एग्रीमेंट किया था 2015 में, और वो 2025 में खत्म हो गया। नेतन्याहू समझ रहा है कि बहुत गुस्सा अमेरिका में, क्योंकि हमको जो पैसा मिलता रहता है। तो अभी वो लोगों ने क्या किया है कि एक नया एग्रीमेंट साइन हुआ है, विच इज कॉल्ड दी डिफेंस ऑथराइजेशन एग्रीमेंट। 2027 में वो ऑपरेशनल होगा, जिसमें इसराइल बेसिकली अमेरिकन आर्मी का पार्ट बन जाएगी, अमेरिकन आर्मी इसराइल का पार्ट बन जाएगा। तो आप सोचो कि इसराइल के पास जो $3.8 बिलियन की हम लोग बात कर रहे हैं, उसके बाद ये पूरा $1.5 ट्रिलियन बजट का काम आ जाएगा। ओके, वो लोग अभी अंदर अंदर के अंदर घुस ही गए थे, मगर अभी बहुत सारी एग्रीमेंट्स ऐसी हो रही है कि भाई ठीक है, हमको वो पैसा मत दो, हम तो तुम्हारे अंदर ही है। ओके, तो ये 2027 का एक एग्रीमेंट है जो वो लोग करना चाहते हैं। तो अभी भी ये सब खतरे तो है ही, और अलग अलग तरीके, क्योंकि उन्होंने जो उनका गर्दन पकड़ के रखा है अमेरिका का, वो कोई आसानी से तो छोड़ने नहीं वाले। अभी तो और बहुत काम बाकी है, मगर आज अमेरिका में जो जागरूकता फैल गई इसराइल लॉबी के कारण के खिलाफ, ये पूरा 7 अक्टूबर के बाद की बात है, जेनोसाइड। टकर कार्लसन ने और एक बड़ी बात बोली कि एक टाइम आएगा कि ये जो हॉलोकॉस्ट म्यूजियम्स है, उसमें आपको गाजा दिखाना पड़ेगा। वो मार्क लेवन इतना भड़क गया कि ये मूर्ख आदमी है, कुछ भी बोलता है। आप सोचो कि टकर कार्लसन ने बोला क्योंकि हॉलोकॉस्ट म्यूजियम से ही इन लोग की पूरी पॉलिटिक्स चलती है। सबको वहां देखे लेके जाते हैं, में डालते हैं, देखो हमारे साथ क्या हुआ, ये है वो है। वो एक नया धर्म ही बना दिया है, हॉलोकॉस्टियनिटी बोल के। ओके, वो धर्म ही आज टूटा है। अभी किसी को इजराइल के हॉलोकॉस्ट में किसी को इंटरेस्ट नहीं भाई। अभी पता चल रहा है कि वो लोग ने बहुत कुछ वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 में मिलियंस एंड मिलियंस को मरवा दिया। ओके, तो 100 मिलियंस के लोगों में ये लोग का भी रोल शरीक है। तो इतना मुश्किल होते जा रहा है ये लोग के लिए, इसलिए ये एक डेस्परेशन में लोग क्या करेंगे अभी वो देखना है, मगर पहले से सबको वार्न करना जरूरी है। डेस्परेशन में क्या करेंगे, घबरा करके क्या करेंगे, अपनी जान, जैसे नकवी साहब ने कहा, मरता क्या ना करता। अच्छा, हालांकि इस लफ्ज में हमदर्दी आती है मरने वाले के साथ, लेकिन ये वो मरने वाला होगा जो कातिल है, पूरी दुनिया का कातिल है, इजराइल और नेतन्याहू। अच्छा, अब अगर दोनों की एक ही फौज हो जाएगी, यानी अब से पहले मुल्कों के अंदर डिफेंस पैक्ट होता था, जैसे पाकिस्तान और सऊदी के बीच में हुआ, या नेटो के मुल्कों के बीच में है कि हम में से किसी एक पर भी हमला होगा तो हम दोनों पर हमला होगा। तो तकरीबन वो तो उससे आगे की स्टेज है कि दोनों फौजें ही एक साथ यानी मिल जाएंगी, इनकॉर्पोरेट हो जाएंगी। ऐसी हालत अगर बनाने की कोशिश है, और इस वक्त ट्रंप कह रहे हैं कि पूरी दुनिया में इजराइल बदनाम हो चुका है, नफरत हो रही है, तो ऐसी हालत में कितने कदम अमेरिका और इजराइल आगे साथ चल पाएंगे? क्योंकि कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि जब भी अमेरिका को इजराइल की जरूरत खत्म हो जाएगी तो अमेरिका इजराइल का हाथ छोड़ देगा और इजराइल फिर बाकी नहीं बच सकेगा। क्या उस तरफ जाएगी हालत, या ये मजबूती वाली हालत जाएगी इनके अलायंस की, जैसे कि आपने बताया कि दोनों फौजें एक होने जा रही हैं? हाँ, वीकेंड पोजीशन में जा रहा है, इजराइल वीक होते जा रहा है। हाँ, और वो उसकी औकात नहीं अकेले लड़ने की, इसलिए अमेरिका को वो इरान में भी लेके गया था। अभी ट्रम्प का मसला ये था कि एफस्टाइन फाइल में उसका सबसे ज्यादा जिक्र है, तो वो पूरा ब्लैक से काम हो रहा है। ओके, मगर इसके बाद का इतना वीक प्रेसिडेंट नहीं आने वाला। ट्रम्प बहुत ही वीक प्रेसिडेंट है, इसलिए उससे नेतन्याहू जो काम करवाना है वो करवा देता है, मगर उसकी भी एक लिमिट है। जैसे मैंने कहा था कि अमेरिकन मिलिट्री में विरोध है, अमेरिकन जनता में विरोध है, मागा बेस में विरोध है, जो लोकल अर्श है वहां जिसे ट्रम्प पैसा लेता रहता है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स, ट्रिलियंस का इन्वेस्टमेंट की बात करता है, ये सब कलेक्टिव भी प्रेशर है ट्रम्प पे, जिसके कारण वो सब जगह से एक्चुअली फंसा पड़ा है। इसके बाद जो भी प्रेसिडेंट आएगा, इतनी लिमिटेशन नहीं होगी, इतना वो इजराइल के कब्जे में नहीं होगा जितना ये है, चाहे वो प्रो इजराइल वाला भी आ जाए, मगर इतनी हाल नहीं होगी।
मेरा मानना है कि जो भी अगला प्रेसिडेंट आएगा वो एंटी इजराइल होगा, चाहे वो रिपब्लिकन हो डेमोक्रेट हो, उसकी संभावनाएं बहुत अभी इस बार स्ट्रांग है। एक जी फनी जी। स्टेटमेंट आपको बता दूं, पीट हेगसेट का, हाँ। वो भी इतना मूर्ख किस्म का आदमी है। अभी जो हमला हुआ था अमेरिका का वाया कुवैत और ईरान, वो कैशम आइलैंड पे, तो पीट हेगसेट बोल रहा है, कितना स्टूपिड किस्म का स्टेटमेंट है, और ऑपरेशन अगेंस्ट ईरान डजंट जस्टिफाई ईरान अटैक्स ऑन आवर ट्रूप्स। मतलब हमने ने जो भी ईरान पे जो ऑपरेशन किया है, हाँ। वो जस्टिफाई नहीं करता ईरान पे हमारे पे हमला करने को। मतलब क्या किस्म का लेवल ऑफ ये है हम्म। कि मूर्ख है। मतलब एकदम, मतलब ट्रम्प की सरकार इतने मूर्खों से भरी पड़ी है, क्या हाँ। वो पीट हेगसेट हो, जेडी वैंस हो, मतलब अजीबो गरीब। ट्रम्प खुद ही बहुत बड़ा मूर्ख है अपने आप में। जी ओके, जी। मगर ये पूरी परिस्थिति, इसलिए आई थिंक ईरान की जो डिप्लोमेटिक टीम है, जो पॉलिटिकल टीम है, चाहे वो खुद अयतोला मुश्ताक साहब हो, खामेनाई, और उसकी पूरी जो टीम है, अरागची तो अनबिलीवेबल आदमी, अली लारीजानी वी लॉस्ट बट ही वाज अ ग्रेट मैन। ओके, हम्म। तो ये compete ही नहीं कर पाते। यहाँ सब पीएचडी स्कॉलर बैठे हैं, वहां आधे तो सब जेल में घूम कर आए। ये किस्म के लोग हैं। ओके, तो ये परिस्थिति में मानता हूँ कि ये आने वाले जो महीने हैं लीडिंग टू सितंबर अक्टूबर नवंबर, ये बहुत ही क्रूशियल फेज है। और जितनी हम लोग आवाज कर सके कि इजराइल कुछ करने वाला है, दुनिया में ढंढेरा पीटे, तो इजराइल को काउंटर करना पड़ेगा। अमेरिका में भी लोग सब बातें समझ रहे हैं। अमेरिका में भी बात समझ रहे हैं और ये बताना पड़ेगा कि इजराइल कुछ भी कर सकता है और ये आतंकवादी हमले करा सकता है। अभी इस जंग के दौरान कितने फॉल्स फ्लैग करा करके ईरान पर इल्जाम लगाने की कोशिश की है, तो वो सब इजराइल, इराक में जो मोसाद के बेसिस मिले हैं जहां से सऊदी अरब पर हमले हुए हैं, ये सारे फॉल्स फ्लैग कराने का ये माहिर है। तो वहां अमेरिका में तो वो करा ही सकता है, उसके लोग हर जगह मौजूद हैं, वहां की सरकार में मौजूद हैं। और जब सीआईए के दफ्तर में सीआईए के लोग अपनी मीटिंग करने में बचना चाहते हों, इस डर में कि मोसाद का कोई ना कोई यहां होगा, तो किस हद तक पेनिट्रेशन है। अच्छा, मैं फिर वापस, देखिए भारत के लोग बहुत ही एक तरह से परेशान है, बहुत से मुल्कों के लोग हैं जंग की वजह से, लेकिन हमारे यहाँ तेल, पेट्रोल और दूसरे जो कीमतें बढ़ रही हैं, उससे लोग बहुत परेशान हैं। फिर जहन में सवाल यही आता है, क्या जंग होगी और क्या मोदी जी अपने रुख में कोई तब्दीली करेंगे ताकि ईरान से कुछ फायदा उठाया जा सके, वो रास्ता हमारे लिए आसान हो जाए। क्या लगता है आपको आने वाले वक्त में? जितना ट्रम्प फंसा है, इतना मोदी जी भी फंसे। हम्म। और नेतन्याहू ने ट्रम्प को फंसाया, ट्रम्प ने मोदी जी को फंसाया। जैसे ट्रम्प ने बोल ही दिया था कि मेरा दोस्त है, वरना मैं इसका पॉलिटिकल करियर खत्म कर डालता। तो ये आजादी के बाद इतना कोई वीक प्राइम मिनिस्टर या कैबिनेट हमारे देश में मिली नहीं है। जब हमारा फॉरेन मिनिस्टर बोलता है कि चाइना इतना बड़ा इतना बड़ा इकोनॉमिक पावर है कि हम लोग उसके खिलाफ लड़ सकते हैं क्या? ओके, ये बहुत ही वीक बुजुर्गों वाली ये कैबिनेट है, लीडरशिप है, जिसमें ना कोई विजन है ना कोई समझ है। तो आपका मेन पार्टनर यूएई बन चुका है, आपका मेन पार्टनर इजराइल बन चुका है, चाबार पोर्ट आपका चला गया। ईरान और रशिया आपके बहुत अच्छे दोस्त, डिपेंडेबल दोस्त, अच्छे बुरे बुरे टाइम में उन्होंने हमको सपोर्ट किया है। सस्ता तेल, रुपीज बेसिस पे ये सब कुछ किया है। तो मोदी से ज्यादा कोई उम्मीद रखना ये टाइम पे, और दुनिया की परिस्थिति बदलेगी, अमेरिका वीक होगा, इजराइल वीक होगा, उसके बाद हम लोग मुक्ति ले पाएंगे। और उसके साथ भारत में जो परिस्थिति है, जो जेनजी का हम लोगों ने देख लिया, कुछ बड़ी उम्मीद मैं तो रखता हूँ कि कोई बड़ा उठाव होगा इनके खिलाफ, क्योंकि मैं लगातार, आप भी बात कर रहे हैं, हमसे बात कर रहे हैं, अभी असंतोष बहुत है लोगों को। असंतोष बहुत है। आप एक एग्जाम नहीं कंडक्ट कर सकते, आपको इंडियन एयरफोर्स के प्लेन लगते हैं पेपर बांटने में। तो यह किस किस्म का ये कंट्री है जहाँ 1.5 बिलियन के देश को चलाने वाली सरकार एग्जाम नहीं कर सकती। और इस बार आई थिंक 20 से 28 बार ये पेपर लीक हो चुका है। तो नौजवानों के साथ आप मजाक कर रहे हो। हिंदू मुस्लिम नफरत में देश को डाल दिया है, लोग थक चुके हैं ये सरकार से। तो उससे कोई बड़ी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में कोई बड़ी उम्मीद रखना तो कुछ नहीं, क्योंकि इनके हाथ में कुछ है नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। अरे सब एग्जाम ना कराने के बारे में कुछ लोगों का ख्याल ये है, ये कुछ सबूत नहीं है, लेकिन ये ख्याल है कि मोदी सरकार ये चाहती है कि लोग नौकरी लेने के लिए ना आए हमारे सामने, इसलिए हर कोई भी एग्जाम मत होने दो ताकि उन्हें नौकरी ना देनी पड़े। कोई अरे सब एजुकेशन पॉलिसी ऐसी बना दी जिससे कोई पढ़ ही ना सके, और
बच्चे परेशान हैं, नई नस्लें बहुत परेशान हैं कि आखिर हमारा फ्यूचर क्या होगा। यानी जो सरकार 3 साल की जगह 4 साल ग्रेजुएशन सिर्फ इसलिए कर दे कि 1 साल लेट आएगा नौकरी मांगने के लिए, तो उस सरकार से क्या भलाई की उम्मीद की जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया फिरोज मीठी बोरवाला साहब। आपने आखिर में अगर एक 40 सेकंड में कह सकें, जंग अभी फिर होगी या नहीं? नहीं, ये जंग की संभावना तैयारी चल रही है। एक रिपोर्ट आई कि इजराइल और अमेरिका रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट होते हैं, ऐसे कुछ 600 से 800 वो लोग ने जमा किए हैं, और नहीं, ऐसे 200 कुछ एयरक्राफ्ट जमा किए हैं, और 600 से 800 जेट फाइटर्स के फिर अटैक ईरान पे हो सकता है। यानी हमला हो सकता है, यानी हमला हो सकता है। हमारे पास वक्त खत्म हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया मीठी बोरवाला साहब। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। हमारे चैनल मीडिया स्टार वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सीधे मिलता रहे। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो उन्हें अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट्स पर शेयर करना ना भूलिए ताकि और लोग भी हकीकत से वाकिफ हो सकें।